इंटेलेक्ट आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वायुराशि तथा वाताग्र के बारे में प्रारंभिकी परीक्षा के लिए अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है वायुराशि तथा वाताग्र एयर मास एंड फ्रंट। ठीक है, हम वायुराशियां लिख देते हैं, एयर मासेस, ओके, एयर मासेस एंड फ्रंट। सबसे पहले वायुराशियां क्या होती हैं, क्योंकि वायुराशियों से ही हम वातावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, एयर मासेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वायुराशि किसे कहते हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे, उसके बाद हम वातावरण के बारे में। देखिए, वायुराशि होता क्या है, वायुमंडल का विस्तृत घना भाग है। अगर वायुमंडल है पूरा, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, विस्तृत घना भाग वायुमंडल का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, विभिन्न ऊंचाइयों पर, ये जो ऊंचाई है, वायुमंडल की ऊंचाई है, इन सभी जगहों पर तापमान एवं आर्द्रता क्या होनी चाहिए, में समानता होनी चाहिए, एवरीवेयर। जैसे ये बहुत क्या है, वायुराशि क्या है, विस्तृत घना भाग है किसका, वायुमंडल का। ठीक है, वायुराशि क्या है, वायुमंडल का विस्तृत घना भाग है, विस्तृत घना भाग है, जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर क्या होता है, तापमान तथा विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप से, विभिन्न ऊंचाइयों पर, या हम कह सकते हैं कि वायुमंडल का विस्तृत घना भाग है जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान तथा आर्द्रता संबंधी दशाएं क्षैतिज रूप से, या तापमान संबंधी दशाएं क्षैतिज रूप से लंबे समय तक, वायुमंडल का विस्तृत घना भाग है जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान तथा आर्द्रता संबंधी दशाएं क्षैतिज रूप से लंबे समय तक समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, वायुराशि कहते हैं। सो देखिए क्या है वायुराशि, एयर मासेस क्या है, एयर मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर, अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर, अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर whose physical property, whose physical property, whose physical property, especially temperature and humidity remain temperature and humidity are more or less uniform. Temperature and humidity are more or less uniform for a longer period of time, uniform horizontally for hundreds of kilometers, horizontally for hundreds of किलोमीटर। तो क्या है, अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर, वायुमंडल का एक विस्तृत घना भाग है जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर तापमान तथा आर्द्रता संबंधी दशाएं क्षैतिज रूप से लंबे समय तक स्थिर रहे। ठीक है, क्या रहे,
लंबे समय तक क्या रहे, समान रहे, उसमें समानता रहे, ठीक है, समानताएं होती हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। यानी कि अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर, बहुत लार्ज बॉडी होनी चाहिए, whose physical property especially temperature and humidity, ये दोनों आर मोर और लेस यूनिफॉर्म, सभी जगह क्या होना चाहिए, लगभग एक से जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, हॉरिजेंटली नॉट वर्टिकली, हॉरिजेंटली क्षैतिज रूप से होनी चाहिए, ठीक है। वायुमंडल का विस्तृत घना भाग है जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान तथा आर्द्रता संबंधी दशाएं क्षैतिज रूप से लंबे समय तक, ठीक है, क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि तापमान और आर्द्रता में समानताएं होनी चाहिए, जहां अगर यहां तापमान जितना है वहां भी दूसरे जगह भी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए, और जहां क्या है, ह्यूमिडिटी जितना है यहां, वहां दूसरी जगह भी उस क्षेत्र में होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। तो वायु राशि बेसिकली क्या हुआ, अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हुज फिजिकल प्रॉपर्टी, लार्ज बॉडी ऑफ एयर है, बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र में, हुज फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली दो चीजें आती हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, लेकिन हम इसका लैप्स रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लैप्स रेट आर मोर और लेस क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लैप्स रेट, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट, लैप्स रेट का मतलब क्या होता है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीमीटर की कमी, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, लैप्स रेट कहा जाता है, अर्थात डिक्रीज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस आफ्टर एवरी 160 मीटर ऑफ हाइट, ठीक है, अर्थात आफ्टर एवरी 165 ऑफ मीटर ऑफ every 165 meter of height there is a decrease in temperature by 1 degree Celsius. This is called normal lapse rate. तो क्या है, a large body of air whose physical property, physical property में कौन कौन से आता है, temperature and humidity, ये दोनों क्या होना चाहिए, temperature, humidity and lapse rate are more or less uniform, एक समान होनी चाहिए, for 100 of kilometer विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, वायुमंडल का विस्तृत घना भाग है जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर, जिसमें क्या है, विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप से, विभिन्न ऊंचाइयों पर, विभिन्न ऊंचाई होगा, क्षैतिज रूप से तापमान तथा आर्द्रता संबंधी दशाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, इसी को हम वायु राशि कहते हैं, ठीक है। और वायु राशि ही क्या करता है, आगे वातावरण का निर्माण करता है। अब वायु राशि के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वायु राशि के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयर मासेस, कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होने चाहिए वायु राशि के डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्या होना चाहिए, एक विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, लेकिन ये क्षेत्र कैसा होना चाहिए, विषमांग नहीं होनी चाहिए, समांग होनी चाहिए, विस्तृत क्षेत्र जो क्या होनी चाहिए, जो समांग होनी चाहिए। अ लार्ज होमोजीनियस एरिया, एरिया को कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस सरफेस, यानी कि विस्तृत क्षेत्र जो समांग हो, समांग हो अर्थात या तो वो स्थलखंड हो, स्थलखंड हो, या फिर क्या हो, जलमंडल हो। A large extensive area, ओके, होमोजीनियस एरिया, यानी कि ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो या तो पूरी तरह स्थलखंड हो या पूरी तरह जलखंड हो, दोनों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये है, ठीक है, क्योंकि स्थलखंड का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी
लैप्स रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा किससे, जलमंडल से। इसलिए वायु राशि की उत्पत्ति के लिए सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए लार्ज एक्सटेंसिव एरिया, और एक्सटेंसिव एरिया कैसा होना चाहिए, अ लार्ज होमोजीनियस एक्सटेंसिव, लार्ज होमोजीनियस एरिया, ठीक है, एक विस्तृत समांग संरचना वाली, एक समान स्वभाव वाली क्या होनी चाहिए, संरचना होनी चाहिए। दूसरा, संपूर्ण क्षेत्र में तापमान तथा आर्द्रता संबंधी समानता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, किसमें, यूनिफॉर्मिटी इन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। उस संपूर्ण क्षेत्र में क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर एवं तापमान तथा आर्द्रता में आर्द्रता संबंधी समानताएं होनी चाहिए। लगभग उस संपूर्ण क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता लगभग एक समान होनी चाहिए। ये नहीं कि तापमान और आर्द्रता दोनों बराबर होनी चाहिए, नहीं, सभी जगह अगर सभी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो आपको सभी जगह लगभग 10-11 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होनी चाहिए, थर्ड कंडीशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायु में जो गति होनी चाहिए वहां उस क्षेत्र में कन्वर्जेंस नहीं होना चाहिए, किसका, वायु की गति या वायु में, उस क्षेत्र के वायु में कन्वर्जेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि वायु में क्या नहीं होनी चाहिए, अपसरण नहीं होना चाहिए, सॉरी अभिसरण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, उस क्षेत्र में वायु का अभिसरण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभिसरण का मतलब क्या होता है, दो क्षेत्रों से आने वाली हवा उस क्षेत्र में नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। There should be no any convergence of air in that particular area where air mass is going to originate. अभिसरण नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या होनी चाहिए वहां, डाइवर्जेंट शुड टेक प्लेस। डाइवर्जेंट मतलब यहां से हवा दूसरी जगह जानी चाहिए, डाइवर्जेंट मतलब वहां अभिसरण नहीं होना चाहिए, लेकिन अपसरण हो सकता है, लेकिन अपसरण, ठीक है। वहां क्या होना चाहिए, वायु में जो गति होनी चाहिए, क्षैतिज गति होनी चाहिए, वो अपसरण प्रकार की हो सकती है। कैसा नहीं होना चाहिए, अभिसरण नहीं होनी चाहिए, यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ विंड should not take place. In place of convergence, divergent of air can take place horizontally, because ठीक है ना, क्योंकि कन्वर्जेंस में क्या होगा, हवा इधर आएगी, दो स्रोतों से आएगी, एंड आफ्टर कन्वर्जिंग दे विल राइज अप, और जैसे राइज होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर और मॉइस्चर में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, देयर शुड बी नो एनी कन्वर्जेंस, यानी कि जहां हम क्या कह रहे हैं, आपको वायु राशि की उत्पत्ति हो रही है, वहां वायु में जो गति होनी चाहिए वह किस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, अभिसरण प्रकार की नहीं होनी चाहिए, अभिसरण नहीं होना चाहिए। अभिसरण का मतलब क्या है कि दो स्रोतों से आने वाली हवा क्या होगी, एक क्षेत्र में आकर के मिलेगी, और मिलने के साथ क्या हो जाएगा, वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। अगर गर्म होकर ऊपर उठेगी तो क्या होगा, उस वायु का उस क्षेत्र में लंबवत रूप से तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ये नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वहां, अपसरण प्रकार की, अगर गति होती भी है तो अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। अपसरण मतलब वहां से वायु, उस क्षेत्र से वायु दूसरे डायरेक्शन में जानी चाहिए, क्षैतिज रूप से, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है किसके लिए, आपको वायु राशि के लिए। तो वायु राशि किसे कहते हैं, वायु राशि वायुमंडल का वह विस्तृत घना भाग है
जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप से तापमान तथा आर्द्रता संबंधी दशाएं लंबे समय तक क्या होती है, समान रहती है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी समानताएं देखी जाती है विस्तृत क्षेत्र में। A large body of air whose physical property, especially temperature and humidity, remain same for longer period of time over a large part of area horizontally. ओके उसे हम क्या कहते हैं, एयर मास कहते हैं। कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज होमोजीनियस सरफेस होना चाहिए। द सरफेस शुड बी होमोजीनियस, मीन्स द सरफेस should be either land surface or water surface. Second condition is temperature and humidity of that surface, the area of that surface should remain same. And third condition is if movement of air is taking place in that area, the movement should not convergent type of movement. In place of convergent, divergent can take place, but not convergent, because if convergent will take place, the air will rise up after converging, and rising air, the rising air will change the temperature and moisture of rising air. The rising air will change the temperature and moisture, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगी हवा वैसे ही क्या होगा, the temperature and moisture of that rising air will change. ऐसा नहीं होना चाहिए. So these are the three conditions for the development of air masses. ठीक है, अब देखिए एयर masses दो प्रकार का होता है. There are two type of air masses. फर्स्ट क्या होगा, गर्म तथा आर्द्र वायु राशि, warm and moist air mass, warm and moist air mass. अब देखिए वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास है तो डेफिनेटली इसकी उत्पत्ति कहां हुई होगी, ट्रॉपिकल रीजन में. ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगी. ट्रॉपिकल रीजन, वार्म एंड मॉइस्ट. तो इसका सूत्र क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, सोर्स ऑफ ओरिजिन कहां होगा, डेफिनेटली ट्रॉपिकल रीजन. अब ट्रॉपिकल रीजन में लैंड मास भी हो सकता है और वाटर बॉडी भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, बट मिक्सचर ऑफ बोथ द सरफेस नहीं होना चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए. या तो पूरी तरह क्या होना चाहिए, लैंड मास होना चाहिए, या पूरी तरह वाटर बॉडी होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह के टेम्परेचर और आपको मॉइस्चर प्लस लैप्स रेट, ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है. दूसरा क्या होता है, आपको वार्म है तो कोल्ड और ड्राई होनी चाहिए, यानी कि क्या है, ठंडी एवं शुष्क, ठंडी एवं शुष्क वायु राशि. ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, कोल्ड एंड ड्राई एयर मास. अब बताइए कोल्ड है और ड्राई है तो इसकी उत्पत्ति कहां होनी चाहिए, तो आपको पोलर रीजन में. ध्रुवीय प्रदेश में इस प्रकार की उत्पत्ति होती है. ठीक है, पोलर रीजन. सो दीज आर द टू एयर मासेस. अब पोलर रीजन में क्या हो सकता है, लैंड मास भी हो सकता है पूरा, जैसे आपको साइबेरिया का पूरा एयर, साइबेरिया प्लेन, साइबेरिया का सरफेस है तो वो क्या है, पूरा तरह से परमाफॉरेस्ट एरिया है, कवर्ड विथ आइस, तो वहां से भी हो सकता है. और आर्कटिक ओशन भी है जो आपको पोलर रीजन में है, वहां से भी हो सकता है. ठीक है, तो ये चीजें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर मास ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर.
तापमान और आर्द्रता के आधार पर एक क्या होगा, गर्म और मॉइस्ट होगा, क्योंकि जो गर्म होगा उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति कहाँ होगी? ट्रॉपिकल रीजन में होगी। ट्रॉपिकल रीजन कैन भी क्या हो सकता है, वह स्थल खंड भी हो सकता है और जलखंड भी हो सकता है। दूसरी तरफ क्या होगी? कोल्ड एंड ड्राई एयर मास। ठीक है, कोल्ड है इसलिए इसकी उत्पत्ति कहाँ होगी? पोलर रीजन में होगी। ठीक है, और पोलर रीजन में क्या होता है, आपको वाटर भी है, वाटर सरफेस भी है और लैंड सरफेस भी है, वहां से भी हो सकता है। सिंस कोल्डर रीजन है तो इसलिए क्या होगा, मॉइस्चर उसमें बहुत बहुत कम होगा, इसमें किसमें, एयर मास में। अब देखिए, अब एयर मास जब जनरेट हो जाएगी तो दे विल स्टार्ट मूविंग। एयर मास की उत्पत्ति के बाद, वायुराशि की उत्पत्ति के बाद क्या होता, वो मूव करेगी। ठीक है, अब जब दो एयर मास, when two air mass of different character, जब दो एयर मास अपने जो विपरीत चरित्र वाली है, जब एक दूसरे की तरफ मूव करेगी, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती है, तो बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टर, जब दो एयर मास एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती है तो दोनों के चरित्र में क्या है, अलग है। दोनों का चरित्र क्या है, अलग अलग है। एक ठंडी है तो ठंडी होगी तो क्या होगी, वो शुष्क होगी। जो गर्म होगी वो क्या होगी, आर्द्र होगी। तो जब दो वायु राशि, विपरीत चरित्र वाली वायु राशि एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती है तो विपरीत चरित्र के कारण वो मिल नहीं पाती और उनके बीच क्या होता है, एक ढलुआ संक्रमण पट्टी का विकास होता है। ठीक है, एक ढलुआ संक्रमण पट्टी का विकास होता है जिसे हम फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम किस पर टॉपिक पे जा रहे हैं, वाताग्र, फ्रंट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने भी वायुराशि देखी, क्या होता है वायुराशि। ठीक है, वायुराशि किसे कहते हैं, तो वायुमंडल के विस्तृत एवं घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान तथा आर्द्रता संबंधी दशाएं क्या होती हैं, लंबे समय तक समान रहती। ठीक है, अब देखिए, जब दो विपरीत चरित्र वाली वायु राशि, विपरीत चरित्र है, देख रहे हैं ना, एक गर्म और आर्द्र है, दूसरा ठंडी और शुष्क है, जब एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगी तो चूंकि चरित्र क्या है, विपरीत है, तो दोनों में मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। दे विल नॉट मीट, नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है। जब नहीं मिल पाएंगी तो क्या होगा, दोनों के बीच एक स्लोप डेवलप होगा, एक ट्रांजिशन जोन डेवलप होगा, एंड दैट जोन इज कॉल्ड फ्रंट, एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट इज कॉल्ड फ्रंट जेनेसिस। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं किस पे, वाताग्र पे आते हैं। ठीक है, देखिए, वाताग्र, फ्रंट क्या है, एक ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण क्षेत्र है, एक ढलुआ पट्टी है। इट इज अ ट्रांजिशन जोन, किसको किसके बीच में है, इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन, किसके बीच है, इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू एयर मास ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टर। यह संक्रमण क्षेत्र है जो दो विपरीत चरित्र धारण करने वाली जो विपरीत चरित्र, जो दो विपरीत चरित्र वाली वायुराशियों के बीच विकसित होती है
तथा दोनों को आपस में मिलने से रोकती है। तो वाताग्र क्या है? संक्रमण क्षेत्र है। इट इज ए ट्रांजिशन जोन which separate or which develop between the two air mass of different physical properties. Since the property is different, they will not meet, and because of that a slope is developed. A slope is, this slope is not vertical slope, vertical नहीं होता है, not horizontal, around 45 degree के around develop होता है. So this slope, this transition zone is termed as front. और फ्रंट का डेवलपमेंट बेसिकली कहां होता है? सबपोलर रीजन में होता है. सबपोलर रीजन मतलब उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र में होता है. मुख्य रूप से यही होता है. कहीं भी बन सकता है जहां दो विपरीत राशि वाली वायु राशि मिलती है, दो विपरीत चरित्र वाली वायु राशि मिलेगी, वहां फ्रंट का डेवलपमेंट होगा. लेकिन आइडियल कहां है? आइडियल जो रीजन है इसके डेवलपमेंट का वो 35 टू 65 के बीच में, और 40 टू 65 के बीच में, 40 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर, 40 से 65 डिग्री के बीच दोनों अक्षांश, दोनों आपको अक्षांशों के बीच इसका डेवलपमेंट होता है दोनों गोलार्धों में. लेकिन सबसे अच्छा डेवलपमेंट कहां होगा? उत्तरी गोलार्ध में. ठीक है. अब याद कीजिए, मैं आपको रिकॉल कराता हूं थोड़ा सा. जब हम लोगों ने देखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है ना, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में हमने चर्चा की थी. तो 60 और 65 के बीच 60 और 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30 टू 35 30 से 35 नॉर्थ, ये क्या था? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था. यानी कि ये क्या था? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी. उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी. आप मेरी पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा किया हुआ है. और 60 और 65 के बीच में क्या था? आपको उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी. उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी ये था. ठीक है. यानी कि ये क्या था? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर 30 टू 35 और सब पोलर लो प्रेशर. अब यहां क्या था? पोलर हाई प्रेशर. पोलर हाई प्रेशर. अब बताइए, ये सारे लो प्रेशर्स थे, ये हाई प्रेशर और ये हाई प्रेशर. तो वी ऑल नो the horizontal movement of air takes place from high pressure to low pressure. ठीक है. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह ही क्या होता है? पवन का मूवमेंट, एयर का मूवमेंट होता है. तो यहां देखिए, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी एयर, फिर यहां से. अब देखिए ये ट्रांजिशन जोन हुआ. अब ये देखिए, ये एयर मास कौन सा है? पछुआ, वेस्टर्लीज है ये. पछुआ एयर मास, पछुआ पवन है ये. और ये कौन सा है? पोलर, यानी कि ध्रुवीय पवन है ये. ध्रुवीय पवन, ये पोलर विंड है और ये वेस्टर्लीज है. अब ये दोनों कहां मिल रही हैं? किस जगह मूव कर रही हैं? उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की तरफ.
तो सबसे आइडियल पोजीशन जो होता है डेवलपमेंट का वो कौन सा होता है? यही आपको 40 to 65 डिग्री के बीच में, ठीक है। 40 से 65 बीच में आपको कौन सा आएगा? एक एयर मास जो आती है वो आपको ट्रॉपिकल वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास, और दूसरा ऊपर से ध्रुव की तरफ से कौन सी आती है? पोलर कोल्ड एंड ड्राई एयर मास। यानी कि 40 और 65 डिग्री अक्षांश के बीच ऊपर से ध्रुवों की तरफ से ठंडी तथा आर्द्र वायु राशि आती है ऊपर की तरफ से, ठीक है। ऊपर की तरफ से कौन सी आई? ठंडी और शुष्क वायु राशि आई, और नीचे की तरफ से कौन सी जा रही है? वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास। लेकिन क्या है, दोनों नहीं मिल पाएंगी, बोथ विल नॉट मीट। द रीजन इज दोनों का कैरेक्टर क्या है? अलग अलग है। एक क्या है? कोल्ड एंड ड्राई है, और दूसरा है वार्म एंड मॉइस्ट। तो उसके बीच देखिए क्या बन गया, एक ट्रांजिशन जोन बन गया, एक संक्रमण पट्टी का विकास हुआ, और इसी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। सो फ्रंट इज अ ट्रांजिशन जोन दैट सेपरेट टू एयर मास ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। अब देखिए, तो वाताग्र का विकास कहीं भी हो सकता है, लेकिन आइडियल कंडीशन कहां होता है? 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में, ठीक है। अब आते हैं, याद रखिएगा कि दो एयर मास होनी चाहिए। इट सेपरेट, इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू एयर मास ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं किस पर? वाताग्र के प्रकार। क्योंकि याद रखिएगा कि वाताग्र ही क्या करेगा? जाकर के साइक्लोन को जन्म देगा। कौन सा? आपको टेम्परेट साइक्लोन को। कैसे होगा हम लोग बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वाताग्र के प्रकार को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला हमने वाताग्र को डिफाइन कर दिया कि क्या होता है। वाताग्र एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो किसको अलग करता है? दो विपरीत चरित्र वाली वायु राशि को। मुख्य रूप से इसका विकास कहां होता है? 40 से 65 डिग्री के बीच, लेकिन कहीं भी हो सकता है जहां दो विपरीत चरित्र वाली वायु राशि का मिलन हो। और चूंकि ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है? बहुत कम डिफरेंस होता है टेम्परेचर और मॉइस्चर में, इसीलिए यहां जल्दी डेवलप नहीं होता है, बहुत कम डेवलपमेंट होता है। खैर, तो वाताग्र के प्रकार कौन कौन से? टाइप्स ऑफ फ्रंट। चार प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट। पहला होता है आपको स्टेशनरी फ्रंट, अस्थाई वाताग्र। ठीक है। दूसरा शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट। तीसरा उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। और चौथा अधिविष्ट वाताग्र। ऑक्युलेटेड फ्रंट किसको कहा जाता है? इसको ऑक्युलेटेड फ्रंट कहा जाता है। अधिविष्ट
ऑक्यूलेटेड फ्रंट, अधिविष्ट वाताग्र. There are 4 types of front. First is stationary front, then cold front, then warm front and then occultated अधिविष्ट वाताग्र. अब ये कैसे बनता है थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन सा है? स्टेशनरी, स्थायी वाताग्र. देखिए स्थायी वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट, इसमें क्या होती है? 2 एयर मास moving towards each other, but because of their different physical property they fail to meet, a slope is developed. जब दो विपरीत चरित्र वाली वायुराशि एक दूसरे की ओर आगे बढ़ती है तो दोनों के भौतिक चरित्र में क्या होता है? असमानताएं होती हैं, इसलिए क्या होता है? वो आपस में नहीं मिल पाती. तो इस प्रकार उसके बीच क्या होता है? एक ढलुआ पट्टी का विकास होता है जिसे अस्थायी वाताग्र कहते हैं. ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाली वायुराशि कौन सी है? शीत एवं शुष्क वायुराशि. ये कौन सी है? उष्ण एवं आर्द्र. तो जो ऊपर से आ रही है वो आपको क्या है? कोल्ड एंड ड्राई एयर मास. और जो नीचे से जा रही है वो कौन सी है? जो ट्रॉपिकल रीजन से जा रही है वो है वार्म एंड मॉइस्ट. अब देखिए जो शीत होगी यानी कि जो कोल्ड एयर मास होगी वो क्या होगी? हेवी होगी. और जो वार्म होगी वो क्या होगी? हल्की होगी. लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग तो मिल नहीं पाएगी, बट दे विल एंटर इन द एरिया ऑफ ईच अदर. दोनों के एरिया में घुसने का प्रयास करेगी. ये बोथ, ये हेवी है तो ये नीचे की तरफ आएगी और ये वार्म है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि कोई भी गर्म चीजें हल्की होकर के ऊपर की तरफ जाती है. नाउ दे विल एंटर, they will forcefully, both air mass will enter in the area of each other. दोनों एयर मास एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने का प्रयास करेगी लेकिन मिल नहीं पाएगी, याद रखिएगा. ठीक है, तब क्या होगा? दिस, यहां से देखिए क्या है? कौन सी एयर मास एंटर करेगी? कोल्ड एयर मास is aggressive here. ओके, और ये यहां से कौन ऊपर जाएगी? बिकॉज ये कौन सी है? वार्म एयर मास. लेकिन मिल नहीं पाएगी क्योंकि दोनों का फीचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अलग अलग है. लेकिन दोनों अब क्या करेगी? दोनों एक दूसरे के एरिया में एंटर करने का कोशिश करेगी. व्हाई दे विल एंटर? क्योंकि कोल्ड एयर क्या है? हेवी है तो वो नीचे सेटल करेगी. वार्म एयर क्या है? दे विल ट्राई टू गो अपवर्ड, बट दे फेल टू मीट. दोनों मिलेगी नहीं लेकिन दोनों अपना मूवमेंट स्टार्ट करेगी. ठीक है, तो अब देखिए जिस साइड में कोल्ड एयर एग्रेसिव है उस साइड क्या बनेगा? कोल्ड फ्रंट. दिस इज व्हाट? दिस इज शीत वाताग्र. कोल्ड फ्रंट is the front where cold air mass is aggressively along the front. Cold air mass aggressively entered in the area of warm and moist air mass. ठीक है, उसके बाद जहां से
द फ्रंट along which warm air rises is entering in the area of cold air mass. और जिस तरफ से कोल्ड एयर मास ऊपर की तरफ, वार्म एयर मास ऊपर, क्योंकि वार्म है तो क्या होगा, वो वार्म है तो लाइटर होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन मिल नहीं पाएगी क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। तो जिस फ्रंट से वार्म एयर मास ऊपर की तरफ जाती है उसे हम क्या कहेंगे, उष्ण वाताग्र कहेंगे। ठीक है, उष्ण वाताग्र कहेंगे। यानी कि ये कौन सा हो गया, कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट किसको कहेंगे, द फ्रंट along which cold air mass forcefully enters in the area of warm air mass। लेकिन मिल नहीं पाएगी, मिलेगी नहीं, दिस इज फ्रंट, फ्रंट इज अ स्लोप, ठीक है ना। तो शीत वाताग्र वह वाताग्र है जिसके सहारे ठंडी वायु राशि बलात् फोर्सफुली किसके क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, गर्म वायु राशि के, लेकिन मिलेगी नहीं क्योंकि दोनों का चरित्र अलग अलग है। दूसरी तरफ देखिए, उष्ण वाताग्र वह वाताग्र है जिसके सहारे गर्म वायु राशि, चूंकि गर्म है तो क्या होगी, हल्की होगी, वो किसके ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर का एरिया किसका था, कोल्ड एयर मास का था, उसमें उसके एरिया की तरफ क्या होगी, एंटर करेगी। अब यहां एक चीज देखिएगा, तो इसको उष्ण वाताग्र कहेंगे। अब ये एरिया किसका एरिया है, याद कीजिए, दिस एंटायर रीजन किसका रीजन है, दिस एंटायर रीजन द रीजन ऑफ किसका क्षेत्र है, उष्ण, जो वार्म एयर मास का है ना, यानी कि उष्ण और आर्द्र एयर मास का है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वार्म सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, वार्म सेक्टर कहते हैं। इस पूरे एरिया को उष्ण खंड कहते हैं, वार्म सेक्टर। और ऊपर का एरिया किसका एरिया है, कोल्ड एंड ड्राई एयर मास का, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोल्ड सेक्टर। अब यहां एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए यहां से कौन सा एयर एग्रेसिव है, कोल्ड एयर मास से कौन सा एयर मास, कोल्ड सेक्टर फ्रंट से कौन से एयर मास तेजी से एंटर कर रही है, तो कोल्ड एंड ड्राई एयर मास। तब वो क्या करेगी, एंटर करेगी तेजी से और थोड़ा सा गर्म एयर मास को क्या करेगी, उठा देगी ऊपर। एंटरिंग इन द एरिया ऑफ कोल्ड एयर मास इज एंटरिंग इन द एरिया ऑफ वार्म एयर मास। यानी कि शीत तथा ठंडी तथा शुष्क वायु राशि किसके क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तो उष्ण एवं आर्द्र वायु राशि क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, किसके सहारे, शीत वाताग्र के सहारे। तो जैसे इंटर करेगी वैसे ही क्या करेगी, कुछ वार्म एयर को उठा देगी तेजी से, ठीक है, और तेजी से उठाएगी तो ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होगा और क्या होगा, खूब तेज बारिश होगी, कहां, इस एरिया में, शीत वाताग्र एरिया में। द रेनफॉल विल टेक प्लेस फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए होगी, बट हेवी डाउनपोर, लेकिन वर्षा बहुत तेजी से होगी, मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन वर्षा की मात्रा कम होगी। हमने क्या बताया कि ठंडी वायु राशि जब किसके सहारे, शीत वाताग्र के सहारे उष्ण वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो कुछ उष्ण वायु राशि को ऊपर की तरफ उठा देती है, और शीत वाताग्र क्षेत्र में क्या होता है, मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन वर्षा की अवधि बहुत कम होती है, बिजली कड़केगी खूब, लाइटनिंग होगा, थंडरस्टॉर्म होगा, खूब बारिश होगी, लेकिन पीरियड क्या होगा, शॉर्ट। याद रखिएगा कि अलोंग कोल्ड फ्रंट
हेवी रेनफॉल विल टेक प्लेस फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सडनली ऊपर कर दी उसको। अब आते हैं हम उष्ण वातावरण की तरफ। यहां क्या है, स्लोली एयर इज राइजिंग अप और स्लोली ऊपर धीरे धीरे जा रही है, तो क्या होगी, कवर लार्ज एरिया, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाएगी। गर्म हवा धीरे धीरे उठ रही है, किसके सहारे, वार्म सेक्टर के सहारे, वार्म आपको फ्रंट के सहारे, एंड दे विल स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ एरिया। धीरे धीरे उठ रही है, यहां तो क्या सडनली उठा दिया इसको ऊपर, यहां वायु धीरे धीरे उठ रही है और क्या हो जाएगा, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाएगी। और यहां बारिश कैसे होगी, ड्रिजलिंग फॉर्म में होगी। द रेनफॉल विल टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल, फुहारे के रूप में वर्षा होगी, बहुत बड़े क्षेत्र में होगी। अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल बी लेस बट ड्यूरेशन विल बी लार्ज। ठीक है ना, विस्तृत बड़े क्षेत्र में वर्षा होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी। वर्षा कैसे होगी, फव्वारे के रूप में होगी, ड्रिजलिंग होगी, लेकिन वर्षा की अवधि बहुत लंबे समय तक होगी। ठीक है, ये किस साइड होगा, उष्ण वाताग्र की तरफ। उष्ण वाताग्र वह वाताग्र जिसके सहारे गर्म वायु राशि शीत वायु क्षेत्र में क्या करती है, प्रवेश करती है, क्योंकि वो हल्की है तो ऊपर की तरफ जाएगी, और जाती है तो क्या होता है, बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, दो वायु राशि हो गए, दो वाताग्र हो गए। यानी पहला कौन सा था, स्थायी वाताग्र, दूसरा शीत वाताग्र। शीत वाताग्र किसे कहते हैं, जिस वाताग्र के सहारे शीत वायु राशि बलात् प्रवेश करती है, फोर्सफुली एंटर करती है, किसके क्षेत्र में, तो उष्ण वायु राशि के क्षेत्र में। उष्ण वाताग्र किसे कहते हैं, वह वाताग्र जिसके सहारे उष्ण वायु राशि कहां जाती है, किसके क्षेत्र में प्रवेश करती है, शीत क्षेत्र में प्रवेश करती है, लेकिन मिल नहीं पाती, क्योंकि दोनों का चरित्र क्या है, अलग अलग है। अब चौथा प्रकार कौन सा हो गया, ऑक्यूलेटेड। ऑक्यूलेटेड अधिविष्ट वाताग्र। देखिए, हमने कहा कि शीत वाताग्र की तरफ से कौन एंटर कर रही है, शीत वायु राशि, और किसके क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, उष्ण वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। और उष्ण वाताग्र की तरफ से कौन सी वायु राशि एग्रेसिव है, तो वार्म एंड मॉइस्ट, वो कहां प्रवेश कर रही है, तो शीत क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। अब क्या होगा, जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र को ओवरटेक कर लेती है, तो उस कंडीशन में कौन सा होता है, अधिविष्ट वाताग्र बनता है। व्हेन कोल्ड फ्रंट ओवरटेक द वार्म फ्रंट, जब उसको ओवरटेक कर लेती है, तब क्या बनता है, अधिविष्ट वाताग्र बनता है। और यही वाताग्र क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात सभी जगह कौन सी हवा बहने लगती है, कौन सी पवन, कोल्ड। क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया था, ये कोल्ड एयर मास है और ये वार्म एयर मास है, ऊपर जा रही है। धीरे धीरे ये क्या होगा, ये तेजी से इंटर करेगा इस साइड, ठीक है, ये क्या करेगा, और छोटा हो जाएगा, और दोनों आकर के क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। तो सभी जगह क्या हो जाएगा, ठंडी हवा बहने लगेगी, और थोड़ा बहुत जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा।
ये, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्टैटिक नहीं है, आगे बढ़ते, ये फोर्सफुली इसको इंटर करेगी, धीरे धीरे क्या होगा, इसका आकार छोटा होता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया ये है क्या, कोल्ड फ्रंट, ये है वार्म फ्रंट। अब दोनों एक दूसरे के एरिया में इंटर कर रही है, तो ये तेजी से, चूंकि ये क्या है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, कोल्ड फ्रंट। तो क्या करेगा कोल्ड फ्रंट, धीरे धीरे क्या करेगा, किसके एरिया को कम करना शुरू कर देगा, देख रहे हैं ना, तेजी से आगे बढ़ रही है, ये तेजी से, कोल्ड फ्रंट हमेशा तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि फोर्सफुली, क्योंकि हेवी है और फोर्सफुली आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद क्या होगा कि कोल्ड फ्रंट क्या करेगी, पूरे एरिया को ही कैप्चर कर लेगी और चारों तरफ क्या बहने शुरू हो जाएगा, कोल्ड एयर, थोड़ा बहुत जो होगा वार्म एयर ऊपर चला जाएगा। तो जब कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट को क्या कर लेती है, ओवरटेक कर लेती है, यथार्थ कहे तो दोनों जब मिल जाती है, कोल्ड एयर बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, तो क्या बनता है, अधिविष्ट वाताग्र बनता है, और यही क्या हो जाता है, वाताग्र समाप्त हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट। तो हम लोगों ने इस वीडियो में किसके बारे में चर्चा की, सबसे पहले एयर मास की चर्चा की, यानी कि वायुराशि किसे कहते हैं, उसके उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा होता है। दूसरा क्या पढ़ा, वाताग्र पढ़ा, वाताग्र क्या होता है, तो दो वायुराशि जब मिलती है तो उनके बीच एक ढलुआ पट्टी का विकास होता है, और वही ढलुआ पट्टी क्या होता है, वाताग्र कहलाता है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वाताग्र के प्रकार। अगले वीडियो में हम लोग चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।